हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि फिलहाल थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अब इसके पीछे का जो रीजंस है, उन्हीं सारे रीजंस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम सभी को पता है कि बैंकिंग सेक्टर हमारे पूरे इंडेक्स में नियर अबाउट 1/3% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब इकलौता ऐसा सेक्टर है जो कि पूरा इंडेक्स को हिला सकता है, हम ये मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दो तरीके का बैंक होता है, एक है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। अभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, मतलब जो सरकारी बैंक्स है, उसमें से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसबीआई को कवर करते हैं, और उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर्स बैंक है उसको भी थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करते हैं। और पब्लिक सेक्टर में हम लोग सिर्फ एसबीआई को ही कवर करते हैं, क्योंकि दूसरे बैंक मुझे खास तौर पे ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिलहाल का हमारा जो पहला स्टॉक है दोस्तों, वो आप लोग देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि नियर अबाउट 1632 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। अब इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों, वो 7.5 से 8 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था, पर जो एचडीएफसी का मर्जर हुआ एचडीएफसी बैंक के साथ, उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि नियर अबाउट 12 लाख करोड़ के भी पार जा चुका है इसका मार्केट कैप। मतलब हमारे देश में सबसे बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी फिलहाल तो एचडीएफसी बैंक नजर में आ रहा है। अब जो एचडीएफसी बैंक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी लार्ज कैप कंपनी से, मैंने जैसे कि आप लोगों को सिखाया हुआ है कि नियर अबाउट 5 साल में आप लोग डबल के हिसाब से चल सकते हो। अब अगर मैं इसका 5 साल की चार्ट ओपन कर लो तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि नियर अबाउट 51% का रिटर्न दिया हुआ है। मतलब कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका बिजनेस खराब हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ा हो गया। अब उसी के चलते स्टॉक प्राइस में ज्यादा कुछ वॉल्यूम हम लोगों को फिलहाल तो नजर में नहीं आ रहा। अब एक और चीज हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हो रहा है कि बैंकिंग सेक्टर ज्यादा कुछ बन नहीं रहा है, मतलब लिक्विडिटी का इशू हो रहा है। तो उस लिक्विडिटी के इशू से पहले हम लोग थोड़ा बहुत स्टॉक्स को कवर कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पाओगे कि हमारा नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। अब अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की 5 साल की डेटा ओपन कर लूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि ये तो ओवर परफॉर्म कर चुका है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस दिखा चुका है, नियर अबाउट 200% की रिटर्न। उसके साथ साथ अगर मैं कोटक बैंक की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं 5 साल की डेटा ओपन कर लूं तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि नियर अबाउट 21% का रिटर्न दिया हुआ है। मतलब हम सभी को पता है कि उदय कोटक जी ने फिलहाल तो रिटायरमेंट ले लिया है अपने कंपनी से, और फिलहाल का जो मैनेजमेंट है उसमें भी थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रहा है। पर उसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा वाला अंडर परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है इस कंपनी ने 5 साल में। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है दोस्तों एक्सिस बैंक। अगर मैं इसका भी 5 साल का डेटा ओपन कर लूं तो नियर अबाउट 74% का रिटर्न दिया है। कंपेयर टू कोटक बैंक एंड एचडीएफसी बैंक अच्छा ही है, पर आईसीआईसीआई बैंक आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म किया है, उसके साथ कंपेयर मत कीजिएगा। पर अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक्सिस बैंक को भी थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो मैं मना नहीं करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। वो है दोस्तों इंडसइंड बैंक लिमिटेड। अगर मैं 5 साल की डेटा की बात करूं तो आप लोग देख पाओगे कि सर 3% का रिटर्न दिया है। मतलब बहुत ही बुरा रिटर्न है, पर ये जो रिटर्न है वो किसको मिला है? जिसने टॉप में इन्वेस्ट किया है। मतलब मैं आप लोगों के लिए सर्कल कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जिसने भी टॉप में इन्वेस्ट किया है उसका हालत खराब है। मतलब कम बैक करने में 4 से 5 साल लग गया। पर जिसने कोविड के टाइम पे या फिर कोविड के बाद जिसने भी एंट्री किया है इन जगहों पर, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में देखता हुआ नजर में आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंडसइंड बैंक का जो खासियत है दोस्तों, ये ना कॉमर्शियल लोन में काम करता है। मतलब हमारे जो बैंक्स है, मतलब किसी का भी एचडीएफसी में खाता होगा, एसबीआई में खाता होगा, ये लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को लोन देने में इंटरेस्टेड है। पर जो इंडसइंड बैंक का बिजनेस मॉडल है वो ज्यादा से ज्यादा जो बिजनेसमैन है, जो लाखों करोड़ों अरबों का बिजनेस करता है, उनको लोन प्रोवाइड करने की ये काम करता है। तो इसमें रिस्क एक ही है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो पैसा अगर नहीं दे पाया सही वक्त में, तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो थोड़ा बहुत हैम्पर होता हुआ हम लोगों को नजर में आ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। वो है दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगर मैं इसकी मार्केट कैप की बात करूं तो कंपेयर टू अदर बैंक थोड़ा बहुत कम है। 53,000 करोड़ का मार्केट कैप नजर में आ रहा है। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो नियर अबाउट 65% का रिटर्न दिया है।
अब आगे क्या होता है वो तो फ्यूचर हम लोगों को बताएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आईडीबीआई बैंक। 5 साल की अगर डेटा की बात करूं तो नियर अबाउट 291% का रिटर्न दिया है। तो इसको देख के ज्यादा उछलने की कोई बात नहीं है। अगर मैं मैक्स रिटर्न ओपन कर दूं तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि ये स्टॉक कितना ज्यादा वॉलेटाइल है ना। तो इसी के चलते आप लोग देख पाओगे कि 2010 से ये स्टॉक मतलब बिल्कुल चला ही नहीं। 2020 तक 80% से भी ज्यादा मतलब 88% तक क्रैश हो गया था। उसके बाद थोड़ा बहुत अभी मैनेजमेंट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखा रहा है, हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, येस बैंक, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बैंक है ये। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट ओपन कर दूं तो आप लोग देख पाओगे कि एकदम खत्म बैंक है। पर फिर भी मैनेजमेंट अभी धीरे धीरे थोड़ा बहुत कम बैक करने की कोशिश कर रहा है। 44% का रिटर्न एक साल में, 5 साल में अगर आप देखोगे तो 58% का नेगेटिव रिटर्न, मतलब आप समझ ही सकते हो कि खत्म बैंक है। फिर भी मैनेजमेंट थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है कि कंपनी को बचा लो। तो दोस्तों इसमें जो बैंकिंग का बिजनेस है, इसमें से हम लोगों को कुछ समझने की चीजें हैं। जैसे कि मान लीजिए जो बैंकिंग का मेन बिजनेस है वो है, मान लो आपने 100 रुपए बैंक में खाते में रखा, तो उसमें आपको जो इंटरेस्ट देगा ना बैंक, वो है मान लो कि 2.5%। पर वही 100 रुपए सामने वाले को जब लोन के तौर पे देगा तो वो नियर अबाउट 10% के आसपास देगा, है ना। तो अब क्या हुआ कि 110 ब्याज लिया और 2.5% आपको ब्याज दिया, मान लीजिए एक साल के अंदर अंदर। अब क्या हुआ, 110 से अगर आप 102.5 माइनस कर दोगे तो यहां पर आपका कितना बचा रहेगा, 107.5। तो मतलब 7.5% का रिटर्न बैंक ने जनरेट कर लिया। पर यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, वो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। जो मतलब इसका जो मेन बिजनेस में हैम्पर हो रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट, यही दोनों अकाउंट मतलब मेनली कोई भी लोग बैंक के अंदर ओपन करता हुआ नजर में आ जाता है। अब जो इसमें पैसा रखता है, सेविंग्स अकाउंट में आपको ब्याज मिलता है, करंट अकाउंट में तो आपको ब्याज नहीं मिलता। कितने का भी ट्रांजैक्शन करो, कितना भी ट्रांजैक्शन करो, मेनली बिजनेस पर्सनल के लिए होता है। ये जो पैसा है करंट अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से, वो जा कहाँ रहा है, मतलब जो लिक्विडिटी का इशू हो रहा है बैंक में, वो कहाँ से हो रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे दोस्तों कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ऑन फ्राइडे cautioned that deposit growth, which has been lagging credit growth for a while, may expose banks to structural liquidity issue. Das said that there was a shift in customer performance from bank deposits to mutual funds among other investment. मतलब पैसा जो है वो बैंक से म्यूचुअल फंड सेक्टर की तरफ जाता हुआ नजर में आ रहा है। क्यों दोस्तों, ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बैंक ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहा, ये हम सभी को पता है। सेविंग्स की भी बात करूं, अगर मैं एफडीज की भी बात करूं, कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, ज्यादा नहीं दे रहा। लोग इसी को देखते हुए म्यूचुअल फंड की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर में आ रहा है। तो इसी के चलते सेबी, हमारा जो सेबी पर्सनल है, उन्होंने भी कहा है कि जो लोगों का सेविंग्स है वो ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड की तरफ। और एक सेक्टर है दोस्तों जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है अभी, तो वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। लोग मतलब जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा है उसको लेके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। देयर इज अ बिग शिफ्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट टू अ डीमेट अकाउंट ट्रांजैक्शन, है ना। तो इसी के चलते बैंक का जो लिक्विडिटी इशू है वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है, और इसी के साथ साथ बैंक में थोड़ा बहुत लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो कंक्लूजन है इस पूरा वीडियो का, वो है अगर कोई म्यूचुअल फंड में सही से पैसा लगा रहा है तो लॉन्ग टर्म में वो ठीक ठाक हो जाएगा, वो ठीक ठाक रिटर्न कमा पाएगा। पर अगर कोई मतलब मान लीजिए बिना नॉलेज के फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहा है, स्पेशली बाइंग में है, ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 99% लोग पैसा खोएंगे बाजार में। अगर आप ऑप्शन बायर हो, ये वीडियो बना के आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के खिलाफ हूं, मैं तो ट्रेडिंग को फेवर करता हूं। मतलब हम लोग जो स्टॉक्स बाइंग और सेलिंग करते हैं लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म, वो भी एक तरीके का ट्रेडिंग ही है ना। पर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का गेम होता है दोस्तों, वो बहुत मतलब आपको एडिक्ट कर देता है मार्केट के ऊपर। मतलब अभी अभी के अभी पैसा कमाना है ना, कल का इंतजार नहीं करना है, फ्यूचर का इंतजार नहीं करना है, अभी पैसा कमाना है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाया जा सकता। पर अगर कोई आदमी बड़ा पैसा लेके ऑप्शन में सेलिंग करता है तो डेफिनेटली चांसेस आर हाई कि हाँ आपको पैसा मिलेगा, आप पैसा कमा पाओगे। पर कोई अगर छोटा पैसा लेके बाइंग कर रहा है, मैं तो उसको यही कहूंगा कि यार स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो। आपको अगर बड़ा पैसा कमाना है तो जो छोटे कंपनियां हैं उसको स्टडी करना शुरू कर दो, आपको पैसा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, पैसा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा मार्केट में।
तो मैं आप लोगों को दोस्तों एक ही बात कहना पसंद करूंगा कि जितने भी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्पेशली जो बाइंग में है और लॉस में है, उनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट में मतलब इंटरेस्ट है, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, तो आप लोग छोटे कंपनी को स्टडी कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि आंख बंद किया और पैसा लगा दिया। आप लोग वीडियो देखो, मेरा समझने की कोशिश करो, उसके बाद जाके आप लोग खुद से स्टडी करो। और जो स्मॉल कैप कंपनी है, जो मिड कैप कंपनी है, जो अच्छी कंपनी है, मेरा कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप में लगा दिया और पैसा बन गया। जो अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है, जिसमें बिजनेस बन सकता है, अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है, उसमें जाके आप लोग इन्वेस्ट करो, है ना। तो मेरा मानना है कि आप लोग मेरा बात समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।